हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पढ़ रहे थे। जस्ट अ मिनट। ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 4 एक्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हम 2 एक्ट के बारे में पहले ही डील कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट आज के 2 एक्ट हैं। इसके अपने खुद के इम्पोर्टेंस हैं और ये क्वेश्चन पूछता भी है। इवन अगर यूपी पीएससी का भी एग्जाम आप देते होंगे तो आपको 2018 और 2019 दोनों का मेंस याद होगा, तो दोनों के मेंस में इसी एक्ट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये दोनों एक्ट जो है हमारे लिए इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम डील कर रहे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर यूजफुल लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में इसको पास किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। ठीक है ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोशल हार्मनी, इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका संबंध टेरर एक्टिविटीज से है, वो सब सारे एक्टिविटीज क्या होते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है ना। ये एक्ट क्या करता है? असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पूरा संपूर्ण पावर देता है, बाय वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर इट सो। कुल मिलाकर के इतने बड़े कहानी का सार यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि वह किस एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी घोषित कर सकता है। ठीक है ना। इट हैज द डेथ पेनाल्टी एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट। मतलब इसके अंतर्गत अगर आपको पकड़ा गया तो आपकी डेथ पेनाल्टी मतलब मौत की सजा के साथ साथ मतलब मौत की भी सजा दिया जा सकता है, और या फिर आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है अगर आप इस एक्ट के तहत बुक किए गए हैं तो। ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये काफी सीरियस एक्ट है, और चूंकि अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो सीरियस होगा ही। यूएपीए, अंडर द यूएपीए बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज। मतलब ये कि इसके अंदर आपको बुक करने के लिए केवल ये जरूरी नहीं है कि आप इंडियन, मतलब ये कि केवल ये इंडियंस के ऊपर ही नहीं लागू होता, ये बाहर के जो लोग हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। इवन कोई इंडियन अगर है, वह कोई भी ऐसी एक्टिविटी चाहे वो इंडिया के जमीन पर कर रहा हो या किसी बाहर की देश में कर रहा हो, बाहर के देश में कर रहा हो, उसके ऊपर भी लागू होता है ये एक्ट। ठीक है ना। अंडर द यूएपीए द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल ए चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज। मतलब ये कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कोई अथॉरिटी है, वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप को पाता है, मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी पाता है, तो वो 180 दिन के अंदर उसको चार्जशीट फाइल करनी होती है। आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर द इंटीमेशन ऑफ द कोर्ट। मतलब ये कि अगर वो पकड़ता है तो 180 दिन के अंदर उसको चार्जशीट फाइल करनी होती है, लेकिन इसको कोर्ट जो है 180 दिन से ज्यादा भी बढ़ा सकता है अगर कोई सिचुएशन एबनॉर्मल है तो। ठीक है ना। अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 2 बार अमेंडमेंट किया गया है। एक बार 2004 में अमेंडमेंट करके इसमें टेररिस्ट एक्ट जोड़ा गया। अभी जो है यहाँ पे देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज था, अब इसके साथ साथ टेरर एक्ट भी, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको टेरर एक्टिविटीज की कैटेगरी में रखा जाता है, वो भी व्यक्ति अब इस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो 2004 तक केवल यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज थी, 2004 के बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट भी जोड़ दिया गया। ठीक है ना। टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर्ड टू एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन और सेशन ऑफ द टेरिटरी। मतलब ये कि 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो मेन सेंस हुआ करता था वो यह था कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया इंडिया को अलग करना चाहता है,
इंडिया को तोड़ना चाहता है या फिर इंडिया की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसी एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटीज कहते थे। लेकिन अभी 2004 में इसको अमेंड करके इसमें टेरर एक्ट बढ़ाने ऐड करने का मतलब ये हुआ कि इस एक्ट का दायरा अब क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना। अभी इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम टेररिस्ट एक्टिविटीज की कैटेगरी में रखते हैं, वो भी अब इसके अंदर आ गया। उसके बाद 2019 में एक बार फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें कहा गया कि इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब ये कि देखिए, अभी तक इसके पहले कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको इस एक्ट के तहत बुक किया जाता था या फिर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था। लेकिन 2019 में क्या किया गया कि इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो बुक होगा ही होगा। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, कोई अकेला व्यक्ति है, अगर वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज में संलिप्त है तो वो भी इस एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है। दोस्तों, इस अमेंडमेंट का देखिए, इस अमेंडमेंट का जरूरत क्यों थी? क्योंकि आप देखते होंगे, एक वर्ड सुना होगा आपने, लोन वोल्फ। मतलब ये कि अभी जो सिचुएशन आ गई है इस समय, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आपने सुने होंगे जहां पे कोई एक व्यक्ति आता है और एक पब्लिक प्लेस पे पहुंचता है और फायर ओपन कर देता है, तो वह उस किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो अकेला सिंगल व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए, रोकने के लिए कोई कानून होना चाहिए। तो अलग से कानून बनाने से बेहतर ये था कि इसी कानून में ही एक जो है अलग क्लास जोड़ दिया गया। और इसमें जो एक्ट है, जो जो अमेंडमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जो डीजी है किसका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, वही वो अप्रूव कर सकता है कि आप उस व्यक्ति का प्रॉपर्टी सीज कर दीजिए, अटैचमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। और ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी, मतलब ये कि एनआईए के द्वारा अगर वह केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो जो डीजी है वो उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है। उसके साथ साथ एक्ट एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर आर द एबव टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है ना। अभी तक ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ करता था, ये इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लोग नहीं करते थे, उसके ऊपर के अधिकारी ही करते थे। लेकिन अभी इसमें इंस्पेक्टर को भी पावर दिया गया है। सिमिलरली जैसे कि आप डीएसपी या एसीपी को देखते हैं, किसी भी स्टेट में जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सिंपली ये है कि 1967 में इसको पास किया गया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंडियन और फॉरेन सिटीजन दोनों पे लागू होता है। डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की इसमें सजा हो सकती है। ठीक है ना। चार्जशीट लगभग 180 दिन में फाइल किया जाता है। 2 बार अमेंडमेंट किया गया है, एक बार 2004 में, 2004 में टेररिस्ट एक्ट एक वर्ड जोड़ा गया इसमें, फिर उसके बाद 2019 में किया गया। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ इंडिविजुअल को भी टेरर एक्ट के रूप में बुक किया जा सकता है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए है वह जो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है, और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर रैंक और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं एनआईए के, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्रिटिसिज्म क्या है? इस एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा देखा गया है। मिसयूज और एब्यूज बहुत ज्यादा देखा गया है। ज्यादातर इसको पॉलिटिकल अपोनेंट और पॉलिटिकल जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ जो टेररिस्ट इसमें नाम जोड़ा गया, जो वर्ड जोड़ा गया, इसकी मीनिंग बहुत ही वेग है, मतलब अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट की अभी तक कोई डेफिनेशन डेवलप नहीं हो पाई है। उसके बाद 2019 अमेंडमेंट गिव्स अनफिटर्ड पावर्स टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब सारे पावर्स हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। आप अरेस्ट कर सकते हो, आप वारंट दे सकते हो, अटैचमेंट ले सकते हो, मुठभेड़ में टपका भी सकते हो। ठीक है ना। तो तरह तरह की चीजें। और एक सबसे बड़ा जो और क्रिटिसिज्म है इसका, कि यह एक्ट जो है अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कुछ पावर सेंटर के पास है और कुछ पावर स्टेट के पास है। सेंटर का पावर सेंटर यूज करेगा, स्टेट का पावर स्टेट यूज करेगा। सेंटर कभी भी स्टेट के पावर को पावर के अंदर नहीं घुसेगा जब तक कि बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब ना हो। तो क्योंकि पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना। लेकिन इस एक्ट के तहत हालांकि बहुत ही ग्रेव सिचुएशन में सेंटर उसमें इंटरफियर कर सकता है, लेकिन आप कानून नहीं इस तरह का बना सकते कि जो कि
सेंटर स्टेट के पावर्स को वायलेट करे, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि आगे करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू, तो एंटी टेरर लॉज शुड बी यूज्ड एज टूल टू साइलेंस द, ठीक है ना, टू ओके सॉरी, शुड नॉट बी यूज एज द टूल्स टू साइलेंस द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। जितने भी एंटी टेरर लॉज हैं उसको इस तरह से ना यूज किया जाए कि अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, गवर्नमेंट को लगा कि ये तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसके ऊपर जो है यूएपीए लगाओ, अंदर कर दो, ठीक है ना, तो ऐसे उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। A committee may be set up to examine and supervise the process of designating individuals as the terrorist। अगर मान लीजिए आप किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट के रूप में आप उसको घोषित कर रहे हैं, हालांकि टेररिस्ट रूप में घोषित करने के लिए एक कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, वो सारे जितने इसके ऊपर लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं, उसकी छानबीन करता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, फिर गवर्नमेंट उसको घोषित करती है, लंबा प्रोसेस है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो भी टेररिस्ट के रूप में जो भी इंडिविजुअल को घोषित किया गया है उसके ऊपर के लगे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है, बनाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आर्बिट्रेरीनेस अंडर द लॉ शुड बी चेक्ड थ्रू जुडिशियल रिव्यू, मतलब ये कि इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट को सहारा बना करके जो भी अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं उसको अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कोर्ट में चैलेंज कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कुल मिलाकर के यूएपीए एक्ट हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो ह्यूमन राइट का इशू है ये ना सामने आने पाए, ठीक है ना। अननेसेसरली किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को कोई इनोसेंट क्रिटिसिज्म कर रहा है गवर्नमेंट का, तो उसको जो है परेशानी ना हो। अगला जो हमारा एक्ट है वो है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट आफ्पा, जिसको बोलते हैं 1958 में इसको पास किया गया सितंबर में, और इसको आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 बोला गया, ठीक है ना। द एक्ट केम इनटू फोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना, डेकेड्स एगो, व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इस एक्ट को लागू करने के पीछे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हो रहे जो बवाल हो रहे थे, वायलेंस हो रहे थे, उसको रोकने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो मतलब उनको डिफिकल्टी फेस हो रही थी, वो सफिशिएंट नहीं थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था, ठीक है ना। आपका गिफ्ट आर्म फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया, दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। अगर आप आफ्पा के बारे में लिख रहे हैं और इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। मतलब ये कि आफ्पा जो है, आफ्पा के थ्रू जो आर्मी है वो डिस्टर्ब्ड एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करती है। डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है ये भी देखेंगे, ठीक है ना। दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट ए गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इन द एरिया, मतलब ये कि 5 लोग से ज्यादा अगर किसी एरिया में इकट्ठा हो रहे हैं तो जो भी वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज हैं वो उनको गैदरिंग से, मतलब इकट्ठा होने से रोक सकती हैं। उसके साथ साथ कैन यूज फोर्स आर इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, मतलब ये कि केवल रोक ही नहीं सकती हैं बल्कि वो फोर्स का भी यूज कर सकती हैं, गोली भी चला सकती हैं एक छोटा सा वार्निंग देने के बाद। इफ दे फील ए पर्सन इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ, अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो उसके ऊपर फायरिंग भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है। फिर उसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है, इफ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट द आर्मी कैन आल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, मतलब ये कि अगर आर्मी को लग गया कि अगर उसको शंका हो गई, सस्पिशन हो गया, ठीक है ना, कि ये आदमी खतरनाक हो सकता है तो वो बिना वारंट के ही उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, इंटर और सर्च प्रीमाइसेस विदाउट द वारंट, किसी के भी घर में घुस सकते हैं और उसकी खोजबीन कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिना वारंट के, ठीक है ना। एंड बैन द पोजीशन ऑफ द फायर आर्म्स, ठीक है ना, फायर आर्म्स के पोजीशन मतलब आप जो है कोई हथियार नहीं रख सकते हैं, उसको भी बैन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं इस एक्ट के तहत, मतलब ये कि आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा पावर इस एक्ट के थ्रू दिया गया है और यही कारण है कि मणिपुर में इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। उसका कारण ये है कि इस एक्ट का लाभ उठा करके एट्रोसिटीज की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है वहां पे
ठीक है ना, लोग परेशान हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अब जो है एक अलग बात हो गई है, पर्सनल व्यक्तिगत जो है लाभ के लिए भी इसका यूज किया जा रहा है, तो वहाँ के लोग बहुत ही परेशान है। उसके साथ साथ एक परेशानी यहाँ पे और भी है कि जो भी आर्म फोर्स है, अगर कुछ भी वो इस एक्ट के तहत करते हैं तो उनको कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, उनको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं, मतलब कोर्ट से उनको इम्यूनिटी है। अगर हम बात करें कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया हम किसे कहते हैं? ए डिस्टर्ब्ड एरिया इज वन which is declared by notification under the section 3 of the AFSPA Act। सेक्शन 3 है AFSPA एक्ट का, इसके अंदर अगर इसके अंतर्गत अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है तो वो डिस्टर्ब एरिया है। इट कैन बी इन्वोक्ड इन प्लेस वेयर द यूज ऑफ आर्म फोर्सेज इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी। ठीक है ना, मतलब ये कि इस एक्ट को वहां पे भी लागू किया जा सकता है जहां पे जो सिविल फोर्सेज है, मतलब जो स्टेट पुलिस है, अगर वो उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में विफल हो रही है और आर्म्ड फोर्सेज की जरूरत है, तो आर्म फोर्स जब जाएगी वहां तो वो ये पावर लेके जाएगी। ठीक है ना, an area can be disturbed due to the differences or disputes between members of different religious, racial, language or regional groups or caste and community। मतलब ये कि अगर सिंपल सी भाषा ये है कि अगर इस एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं वो आपस में लड़ने लगे किसी भी कारण से, तो वहां पे भी AFSPA एक्ट लगाया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सिंपल वर्ड में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट का गवर्नर या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर, वो किसी भी स्टेट के किसी एक पार्ट को या पूरे पार्ट को, पूरे स्टेट को कभी भी डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 3 ऑफ AFSPA एक्ट। ठीक है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वुड यूजुअली इन्फोर्स दिस एक्ट वेयर नेसेसरी, बट देयर हैव बीन एक्सेप्शंस वेयर द सेंटर डिसाइडेड टू फोरगो इट्स पावर एंड लीव द डिसीजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। आसान भाषा में, होम मिनिस्ट्री इस एक्ट को लागू करती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने स्टेट में लागू करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है ना, वंस डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड द रीजन इज मेंटेन्ड एज डिस्टर्ब फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। एक बार अगर डिस्टर्ब्ड एरिया कोई घोषित हो गया तो वो अगले 3 मंथ तक डिस्टर्ब्ड एरिया ही रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन सजेस्ट वेदर द एक्ट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट आर नॉट। डिस्टर्ब एरिया घोषित है या फिर यह कहा जाए कि एक्ट की जरूरत है या नहीं है, यह जो है स्टेट डिसाइड करती है। ओके, तो ये सारे इसमें प्रोविजंस है। डिस्टर्ब एरिया किसे कहते हैं, AFSPA एक्ट का पास हुआ, AFSPA एक्ट जो आर्म फोर्सेज है उनको कौन कौन से पावर देती है, ये सब बात हम लोगों ने देख लिया। आगे इसमें जो कंट्रोवर्सीज है, कुछ कंट्रोवर्सीज तो हमने पहले ही देख लिया, अभी आगे देखते हैं। एक्ट प्रोवाइड द सिक्योरिटी पर्सनल विद द एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर है ही है, विदाउट बीइंग अकाउंटेड फॉर, जैसा कि हमने बताया कि उनको अकाउंटेबल नहीं माना जाता है, वो किसी भी कोर्ट में उनको नहीं घसीटा जा सकता है उनके एक्ट के लिए। ठीक है ना, वो जो उन्होंने काम किए हैं। दिस लीड्स टू द वेरियस एट्रोसिटीज एंड ह्यूमन राइट वायलेशन बाय द सिक्योरिटी एजेंसी। अब वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार ही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो इसके पीछे वो क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है ना, AFSPA वायलेट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब UDHR जो है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड द कन्वेंशन अगेंस्ट द टार्चर। ठीक है, जिसमें इंडिया सिग्नेटरी है, हालांकि अभी रेटिफाइड नहीं किया है। मतलब ये कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं उनका वायलेशन करता है ये एक्ट। ठीक है ना, उसके बाद 2 कमेटीज थी, जीवन रेड्डी कमेटी और बीरप्पा मोइली कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया कि एक्ट को रिमूव कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आप जो है जब कंट्रोवर्शियल चीजें लिख रहे होंगे, सॉरी, जब इसके कंट्रोवर्सी के बारे में लिख रहे होंगे आंसर, तो यहाँ पे जीवन रेड्डी कमेटी और बीरप्पा मोइली कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे सेकंड ARC है, दोस्तों याद रखिएगा इसको, सेकंड ARC में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस एक्ट को रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में बनाई गई और जस्टिस हेगड़े कमेटी भी 2013 में बनाई गई। सपोर्टेड need to address the abuse committed under the AFSPA and in the effective impunity enjoyed by the security forces। इन्होंने ये जो दोनों कमेटी बनी, जस्टिस वर्मा कमेटी और हेगड़े कमेटी, इन्होंने रिपील करने की, मतलब उसको खत्म करने की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था इसमें जरूर किया जाए जिससे उनका जो एब्यूज है,
ठीक है ना, जो अपने पावर का वो गलत इस्तेमाल करते हैं उसको रोका जा सके, ठीक है ना, उसको रोका जा सके, ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए। अगर हम बात करें कि इस एक्ट की आवश्यकता ही क्या है, अगर सब कुछ ठीक है तो, या फिर दो कमेटी ने इन्हों रिपील करने की बात की, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें आवश्यकता क्या है, तो अगर आर्मी के पर्सपेक्टिव से हम देखें, आर्मी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द AFSPA इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू कम्बैट इंसर्जेंसी इन द करंट कंट्री एंड प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। आर्मी का मानना यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है और जो बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए हमको ऐसे पावर्स की जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद इन विरुलेंट इंसर्जेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द कवर ऑफ द AFSPA। उनका मानना है कि अगर AFSPA नहीं होगा तो हम अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाएंगे और इंसर्जेंसी और इस तरह के डिस्टर्बेंसेस को हम नहीं रोक पाएंगे। विदाउट इट देयर वुड बी हेजिटेशंस व्हिच वुड वर्क टू द एडवांटेज ऑफ द इंसर्जेंस। मतलब ये कि अगर AFSPA नहीं होगा तो हम कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे और हम हेजिटेट करेंगे फायर करने में, हम हेजिटेट करेंगे सर्च करने में, हम हेजिटेट करेंगे इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेट करने में। तो इसलिए जो इंसर्जेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए। आर्मी ऑफिशियल्स आल्सो साइड द नीड टू प्रोटेक्ट द मोरल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द आर्मी एज रीजन नॉट टू स्क्रूटिनाइज एलिगेशंस अगेंस्ट द आर्मी पर्सनल, ठीक है ना। ये कहते हैं कि जो आर्मी का मोरल और इंटीग्रिटी है उसको भी बनाए रखने के लिए इस एक्ट की जरूरत है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, AFSPA शुड बी अमेंडेड, पहला वर्ड आप जरूर लिखिएगा, टू मेक इट मोर कंप्रीहेंसिव with elaborate rules with respect to the manner of investigations of alleged human right violations to reduce the possibility of it being abused। मतलब ये कि इसको कुछ इस तरह से अमेंडमेंट करो कि ये दो तरह से काम करे, एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कम हो, दूसरा अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो इसका अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो सके, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इस तरह से इसको जो है कंप्रिहेंसिव बनाने की जरूरत है। उसके साथ साथ द आर्मी शुड व्यू ह्यूमन राइट वायलेशन एज द बिगेस्ट थ्रेट टू इट्स क्रेडिबिलिटी। आर्मी को खुद अपना सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए ताकि वो ह्यूमन राइट का वायलेट न करे और ह्यूमन राइट वायलेशन को अपनी वो लिमिट मान के चले, ठीक है ना। उसके साथ साथ द आर्मी शुड पुट इन पब्लिक डोमेन डिटेल्स ऑफ द ऑल कोर्ट मटेरियल्स हेल्ड विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट वायलेशन। कभी भी अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई केस कोर्ट के सामने आता है आर्मी के खिलाफ, तो आर्मी को क्या करना चाहिए, जितना भी जो भी डिटेल उनके पास है, जो भी मटेरियल्स है वो सब पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए, उनको ओपन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको काम करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिजॉल्व द लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थ्रू द डायलॉग्स विद द इंसर्जेंट ग्रुप। मतलब ये कि जो झगड़े की जड़ है उसी को खत्म कर दो। मतलब ये कि इंसर्जेंसी को रोकने के लिए ऐसे एक्ट्स पास किए गए हैं या ऐसे पावर्स दिए गए हैं, आप इंसर्जेंसी को ही खत्म कर दीजिए। इंसर्जेंट ग्रुप जो है आप उनसे बातचीत करिए, उनसे डायलॉग्स करिए, एग्रीमेंट करिए, खत्म कर दीजिए। दूसरा, वहां पे सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी है वो डेवलपमेंट की है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन इज आल्सो मेजर रीजन इंसर्जेंसी, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, ठीक है ना, वहाँ का एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करिए, तो इंसर्जेंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसे एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आसान भाषा में इतना ही है। AFSPA एक्ट 1958 में पास किया गया, क्यों, क्योंकि इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी नॉर्थ ईस्ट में, उसको रोकने के लिए यह जो है जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कुछ एब्सोल्यूट पावर देता है, जैसे कि किसी को भी डिटेन करने का, किसी को भी अरेस्ट करने का, किसी को भी सर्च करने का, ठीक है ना, कि कभी भी फायर ओपन करने का, ये सब पावर देता है, और वो भी विदाउट वारंट, वो भी तब जबकि उनको अकाउंटेबल नहीं माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक वर्ड है डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे कैसे होता है, अंडर सेक्शन 3 उसको डिक्लेयर किया जाता है, होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपने देखा कि इसकी आवश्यकता क्या है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों एक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसको जितना आपने पढ़ा है इसके बियॉन्ड भी जाकर के आप अपने ओपिनियन बेस्ड आंसर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई डिमांड है, कोई सजेशन है, तो आप हमको चाहे कमेंट बॉक्स में या फिर जो है सीधा टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।